नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। आज हम जो बात करेंगे वो लीट लेवल 2 जो साइंस मैथ की जो साइंस का पोर्शन है उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, दोनों पेपरों में साइंस और जो मैथ है उन विद्यार्थियों के लिए साइंस और मैथ एक विषय के रूप में भी आएगी, बाद में भी आएगी और पहले भी आएगी। मतलब आप अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो क्लास 6 से 8th ये फर्स्ट पेपर में, और क्लास 6 से 10th ये कौन से पेपर में, ये नेक्स्ट पेपर में आएगी, सेकंड पेपर में आएगी। जो विद्यार्थी माहौल बना रहे हैं कि साइंस आएगी, सेकंड ग्रेड के लेवल की साइंस आएगी, आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर लो साथ में, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड ग्रेड के लेवल की नहीं आएगी, 10th लेवल की आएगी। और आपको पता है सेकंड ग्रेड में 20% पोर्शन ही 10th लेवल का है, पूरा पोर्शन नहीं है। तो इस वजह से आप एक ही तैयारी करें, मेरा तो यही कहना है। एक ये सोचकर मत चले कि आप सेकंड पेपर में इतनी हाई साइंस आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 10th लेवल तक साइंस आएगी, और वैसे भी हम रीट में 10th लेवल तक पढ़ कर आए हैं। जो माहौल बनाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे आरबीसी और एनसीईआरटी का जो सम्मिलित रूप है उसके जो नोट्स है मेरे, जो मैंने 2021 में बनाए थे, और मेरे साइंस में 30 में से 30 नंबर आए थे और टोटल स्कोर था 144। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है रीट लेवल 2 रद्द कर दी गई, तो अब वापस तैयारी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो काफ़ी विद्यार्थियों के पर्सनली और कमेंट्स आ रहे थे कि सर वो आप साइंस हमें करवा दीजिए। तो सोच रहा हूँ जैसा जितना हो पाएगा मेरे से वो आपको कराने की कोशिश करूँगा। ये नोट्स है, देखो ये नोट्स फॉर्मेट में है, और इसको आप इसी नोट्स फॉर्मेट में आप खुद हाथ से लिखें, जिससे आपके ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। कुछ बातें हैं जो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो नोट्स है इसमें क्लास 6 से क्लास 8 तक सभी क्लासेज के नोट्स हैं। क्लास 9 10th के नोट्स थोड़े काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जो मैंने तो आरबीसी बुक से ही पढ़ी थी खुद ने भी, तो लेकिन क्लास 6 से क्लास 8 तक नोट्स है। इसके बाद इसमें जो आरबीसी तो है ही है, साथ में जो एनसीईआरटी का चैप्टर भी है। मान लो किसी आरबीसी में जैसे भोजन के स्रोत नाम का चैप्टर है, तो आरबीसी में भोजन का स्रोत है और एनसीईआरटी में भी भोजन का स्रोत है। तो ये जो नोट्स का आधार है वो तो आरबीसी बोर्ड का है, और जो इसमें सम्मिलित किए गए हैं वो एनसीईआरटी सम्मिलित की गई है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो आरबीसी में नहीं है, एनसीईआरटी में, वो इसी में शामिल कर ली गई है। इसका मतलब आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आरबीसी पढ़ ली, ये नोट्स पढ़ लिए, तो मतलब आरबीसी और एनसीईआरटी दोनों पढ़ ली। पिछली बार का आपने पेपर देखा होगा रीट का, तो सेम अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम कराएगा दोनों पेपर, तो कन्फर्म मान के चलिए आरबीसी बोर्ड से ही पेपर उठाएगा। और अब की बार एनसीईआरटी लागू हुई है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एनसीईआरटी भी शामिल है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है आपके। तो आप इनको कुछ लिखने की कोशिश करें, जैसे पीडीएफ के चक्कर में ना रहे। हाँ, टेलीग्राम पर पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा मैं, लेकिन एक एक चैप्टर की आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा, कब तक कोर्स होता है। तो इससे अच्छा है आप खुद लिख ले, इनको टाइप कर ले हाथ से, और एक नोटबुक डाल ले, उसमें लिख ले। यह पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम का नाम है टारगेट विद एमएस, उस पर उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं वहाँ से, और इस पीडीएफ को देख के आप लिख सकते हैं। अभी आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो वहाँ से आप पीडीएफ देखो और वहाँ से आप नोट कर लो इसको। तो आपको लास्ट तक ज़्यादा पेज नहीं है, शायद मेरे हिसाब से आपकी हाफ कॉपी है, हाफ रजिस्टर आता है, वो हाफ रजिस्टर ही भर पाएगा इसमें 6th 7th और 8th में। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे जो पिछली बार तैयारी करके आए हैं, जिनके अच्छे नंबर है, वो ये नहीं पढ़ना चाहते, तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं आपको बता दूं कि जब ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो मैं आपको डिटेल्ड बता रहा हूँ क्योंकि कुछ विद्यार्थी नए भी जुड़े हैं, कुछ पुराने भी हैं, किसी के कम नंबर आए हैं, तो सभी जुड़े हुए हैं। लेकिन देखो एग्जाम से पहले में मेरे पास मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाया था, जिनका मतलब सार बोलते हैं, जिसे क्लास 6 से 8 का जो सार है वो 25 पेज है शायद, और 25 पेज में पूरा सार दिया हुआ, उसमें पूरा सार बनाया था मैंने, मेन जो चीज़ें काम किए। क्यों इसमें अब देखो भोजन की आवश्यकता के बारे में बताया गया है, तो ये तो आपको सभी को पता है, लेकिन इसमें से प्रश्न कहाँ से उठ सकता है, वो उनका सार बनाया है जो 25 पेज का है, और जिसमें लगभग 2 घंटे में आप रिवीजन मार सकते हैं पूरा का। तो मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले में आप 4 से 5 बार उसका रिवीजन मार सकते हैं, और मैंने तो यही किया था, इसी वजह से मेरे 30 में से 30 नंबर आ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, काफ़ी बातें हो गई, अब कंटिन्यू आप शुरू करते हैं। हम शुरू से पढ़ेंगे और अंत तक अब डेली क्लासें कोशिश करूँगा जितनी दे सकूँ उतनी देने की। देखो क्लास 6 में आरबीसी में एक चैप्टर है भोजन के स्रोत, मतलब सोर्स ऑफ फूड, मतलब भोजन कहाँ कहाँ से आता है,
भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण और जो जो भोजन आते हैं उनके टाइप्स कौन कौन से, जैसे अनाज आते हैं, दालें आती हैं, इनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ये सामान्य सी बात है। पहली बात आती है भोजन की आवश्यकता क्या होती है। आपको भी बताया क्लास 10th में, जो क्लास 6th है उसमें इसी प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि, और प्रश्न भी इसी टाइप से उठते हैं, इन्हीं के प्रश्न बना लिए जाते हैं। एनसीईआरटी बुक में से तो आईएएस तक प्रश्न बना लिए जाते हैं। सामान्य प्रश्न होते हैं जो हमारे समझ नहीं आते, ऐसे प्रश्न, तो इनको एक एक आपको लाइन एक एक पढ़नी है, छोड़ना कोई चीज़ को नहीं है। तो भोजन की आवश्यकता, पहली आवश्यकता है कि भोजन है वो दैनिक जो शारीरिक कार्य करते हैं हम, उसकी ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखता है। आपको भी पता है हम जो भोजन करते हैं वो श्वसन के माध्यम से एटीपी में टूट जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में टूट जाता है, और वो हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और जैसा आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, वो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित करता है। तो ये सब बातें आपको पता है। तो सारी कार्य हेतु ऊर्जा की आपूर्ति कौन करता है? भोजन। भोजन दूसरा क्या काम है? तो शरीर को स्वस्थ रखने में भोजन की बहुत उपयोगिता है। तीसरी, भोजन वृद्धि एवं विकास में उपयोगी है। भोजन शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, मतलब रोग प्रतिरोधकता बनाए रखता है। रोग प्रतिरोधक मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बनाए रखता है। हम भोजन करते हैं इसीलिए रोगों से लड़ पाते हैं। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे चारों ओर रोग ग्रसित हो जाएंगे और अंत में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब है भोजन की क्या क्या आवश्यकता है? पहली है शारीरिक कार्य हेतु ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखता है। दूसरा, शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। तीसरा, रोग प्रतिरोधकता बनाए रखता है। ये सामान्य सी बातें होंगी। उसके बाद भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो आपको सभी को पता है 3 प्रकार के जंतु होते हैं। शाकाहारी जंतु किसके आधार पर? भोजन के आधार पर। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी को बोलते हैं हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस और ओमनिवोरस। आप ये थोड़ी इंग्लिश वाले टर्म को ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रश्न अगर मान लो थोड़ा सा, देखो पेपर का क्वेश्चन वही रहने वाले हैं, चैप्टर वही रहने वाले हैं, पेपर का पैटर्न चेंज होता है। और पैटर्न में चेंज क्या होता है? वहाँ पे लिख दिया हर्बीवोरस, सीधा शाकाहारी का नाम ही नहीं लिखा, सीधा लिख दिया हर्बीवोरस। और हर्बीवोरस को भी इस प्रकार, ऐसे इंग्लिश को हर्बीवोरस इस प्रकार लिख दिया जाता है। तो इसमें क्या हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये हर्बीवोरस क्या है? तो ऐसे प्रश्नों में आप शाकाहारी जंतु में हर्बीवोरस को ध्यान में रखना है। शाकाहारी सामान्य सी बात है, सब जानते हैं, जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब केवल पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। मांसाहारी इसके विपरीत है, जो जीव जंतुओं से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। इसमें देखो आपको इसकी एग्जाम्पल ध्यान रखना है। देखो एग्जाम्पल आपको मैं बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन जो आरबीसी और एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हैं वही आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पिछली बार आपको पता होगा एक सोल्डेमना कुछ ऐसा पूछा गया था जो शीत आवासीय पादप है उसके बारे में, तो काफ़ी कोचिंग वालों ने बहुत सारा पढ़ा रखा था, लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं लिखा रखा था, और वो एग्जाम्पल केवल आरबीसी बुक में था। इसी प्रकार बात करें 8/8/2012 की बात करें, 8/8/2012 का बात करें तो इसमें आया था एक रहस्यदार मूल, और उसमें मक्का का उदाहरण आया था। तो ये मक्का का उदाहरण आरबीसी बोर्ड की बुक में दिया हुआ था, बाकी में नहीं दिया हुआ था। तो आप इनकी थोड़ी एग्जाम्पल ध्यान रखिए। एग्जाम्पल में देखो शाकाहारी में कौन कौन आते हैं? गाय आती है, भेड़ आती है, बकरी आती है, ऊँट है, हिरण है। देखो हिरण शाकाहारी, ऊँट शाकाहारी, बकरी शाकाहारी, गाय शाकाहारी। ये भेड़ है, भेड़िया नहीं है। भेड़ है जिसे आप सामान्य भाषा में रेवड़ बोलते हैं, ये भेड़ है, और ये भेड़ शाकाहारी जंतु में आता है। इसके बाद मांसाहारी, मांसाहारी की एग्जाम्पल देख लो। सीधा सा पता है मांसाहारी कौन होते हैं? जो जंतुओं से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे मांस खाते हैं, जो मछली खाते हैं, ये सब कौन कौन आते हैं? तो शेर, दूसरा चीता, मतलब जो शेर और चीता है ये पादपोष से प्राप्त भोजन सामग्री का उपयोग ही नहीं करते, ये केवल मांस खाते हैं। दूसरा भेड़िया, मगरमच्छ और सांप और इसके अलावा लकड़बग्गा। ये सब क्या है? ये लकड़बग्गा एग्जाम्पल है, वो एनसीईआरटी में दिया गया है। बाकी ये 4 एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल है, वो ये आरबीसी बोर्ड में दिए गए। तो मैंने सभी को शामिल करने की यहाँ कोशिश की है। तो शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, सांप और लकड़बग्गा, ये सब क्या है? मांसाहारी जंतु। इसके बाद आते हैं सर्वाहारी जंतु, मतलब जो जंतुओं से प्राप्त भोजन सामग्री को भी खा लेते हैं और पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को भी गटक लेते हैं, इससे क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? कुत्ता, आपने देखा होगा कुत्ता
मांस भी खा लेता है, और हम रोटी डालते हैं वो भी खा लेते हैं। इसी प्रकार कौवा को देखो होगा आपने, कौवा देखो कोई मरी हुई गाय पड़ी है या बकरी पड़ी है तो उस पर भी कौवा अटैक कर देता है। और श्राद्धों में आपने देखा होगा कौवा भोजन भी खा लेता है जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। इसके अलावा मनुष्य को आपने देखा होगा, अब हर मनुष्य की मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप सामान्यतः देखते हो जंतुओं से प्राप्त भोजन सामग्री को भी खाते हैं हम, पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को भी खाते हैं। कुछ कहेंगे विद्यार्थी के सर हम तो नहीं खाते हैं, हम तो शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी का मतलब ये नहीं है अब शाकाहारी हैं आप तो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन तो खाते हैं आप, इसके अलावा आप ये भी तो जंतुओं से प्राप्त भोजन सामग्री भी तो खाते हैं ना। तो आपको मनुष्य को किस में गिनना है? सर्वाहारी में गिनना है। कुत्ता, कौवा और मनुष्य इन तीनों को किस में गिनना है? सर्वाहारी में गिनना है। इसके बाद आप भोजन के दो प्रकार के स्रोत है, एक स्रोत होते हैं पादप स्रोत, एक होते हैं जंतु स्रोत। दो मुख्य स्रोत है भोजन के, एक तो पादप स्रोत मतलब पादपों से प्राप्त भोजन, और एक होते हैं जंतुओं से। हमें दो ही प्रकार से भोजन प्राप्त होता है, एक तो पादपों से, एक जंतुओं से। तो हम पढ़ रहे थे भोजन के स्रोत के रूप में जो पादप है उनके बारे में। तो भोजन के स्रोत के रूप में पादप कौन कौन से पादपों से हमें कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो पहला है अनाज। अनाज शरीर के सभी प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण पादप उत्पाद है, मतलब सभी प्राणियों के लिए अनाज की आवश्यकता होती है। इसमें अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो अनाज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं। मतलब शरीर में जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक अवयव है उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रमुख अवयव है, और प्रमुख अवयव कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है? अनाज से प्राप्त होता है। अनाज के जो उदाहरण है गेहूँ है, मक्का है, चावल है, बाजरा है, जो ये आप सभी जानते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है? अनाज से प्राप्त होता है। दूसरी बात, दालें भी हमें किससे प्राप्त होती है? पादपों से प्राप्त होती है। दालें फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है। ये बिल्कुल भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि दालें हैं वो फलीदार पौधे होते हैं, जितने भी फली वाले पौधे हैं इनके बीजों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बीजों से। इसमें प्रोटीन पाया जाता है। दालों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अनाज में क्या पाया जा रहा था? कार्बोहाइड्रेट। जबकि दालों में क्या पाया जा रहा है? प्रोटीन। और विभिन्न प्रकार की दालें हैं जैसे चना है, सोयाबीन है, मटर है, मूंग है, मोट है, मसूर है, अरहर। तो अब ये एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, आप जो सोयाबीन यहाँ पढ़ रहे हैं तो सोयाबीन को आप तिलहनी फसलों में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इससे तिल निकाला जाता तिलहनी फसलों का मतलब इससे तेल निकाला जाता है। मतलब सोयाबीन से तेल भी निकाला जाता है और सोयाबीन दालों के रूप में भी उपयोग होती है। इसका मतलब इसके दो यूज है, ये दालों के रूप में भी और तेल के रूप में भी। तो इसका प्रकार आपको सोयाबीन को ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी कौन सी जो है जो दालों के रूप में भी और तेल के रूप में भी उपयोग की जाती है, तो ये कौन सा है? सोयाबीन। इसके बाद सब्जियां, तो हमें सब्जियां भी किससे प्राप्त होती हैं? पादपों से प्राप्त होती है। और सब्जियां भी विभिन्न भागों से प्राप्त होती है, पौधे के अलग अलग भागों से अलग अलग सब्जियां प्राप्त होती है। इसमें एक बात ध्यान रखना, आपको एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है कि मतलब हर प्रकार के पौधे की पत्तियां या हर प्रकार के प्रत्येक भाग को खाया जाता है। पौधे के मतलब प्रत्येक भाग को खाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। पौधे के कुछ भाग ही होते हैं स्पेशल, वही खाए जाते हैं, हर भाग नहीं खाया जाता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो खाने योग्य भाग होता है वही खाया जाता है, हर भाग नहीं खाया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक पौधे की मतलब एक पौधे का दो भाग खाए जाने जा सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है। मतलब एक पौधे के दो भाग खाने योग्य हो सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, एक सरसों का एग्जाम्पल दूं तो सरसों के आपको बीजों से तेल प्राप्त होता है, इसलिए वो तेल खाया जाता है। दूसरी बात, सरसों की कुछ सब्जी भी बनाते हैं, सरसों के पत्तियों की सब्जी भी बनाई जाती है, कई जगह बनाई जाती है। तो सरसों के पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है, तो वो क्या सरसों को सब्जी के रूप में पकाते हैं। इसका मतलब इसके दो भाग खाने योग्य हो गए, एक पत्ती हो गया, एक बीज हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि भाग खाए जाते हैं। जैसे मान लो मूली की बात करें तो मूली में जड़ वाला भाग खाया जाता है। आलू की बात करें तो आलू में तना वाला भाग खाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लेना और याद कर लेना। मतलब आलू जो है आप खाते हो आलू को, वो क्या है? तना है, जड़ नहीं है, वो क्या है? तना है। इसके अलावा पालक की हम पत्तियां खाते हैं, भिंडी का हम फल खाते हैं, जो भिंडी है वो क्या है? फल है। और जो फूलगोभी है उसका फूल खाते हैं हम। तो अलग अलग भाग है, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि भाग खाए जाते हैं। इसमें आपको ध्यान रखने वाली है आलू एक तना है जो हम खाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रूट की बात करें, जो फल है वो भी हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। फल भी पौधों से प्राप्त भोज्य उत्पाद है। ये शर्करा और पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण, इसमें मतलब शर्करा पाई जाती है और पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। देखो, फलों में शर्करा पाई जाती है, इसके अलावा खाद्य रेशे भी पाए जाते हैं। जैसे केला है, आम है, सेब है, अंगूर है, अनार है, मौसमी है, अमरूद है, बेर है, पपीता, ये आपको सभी को पता है। पौधों से प्राप्त जो फल सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें सूखे मेवे कहते हैं।
सूखे मेवे किससे बनते हैं, तो ये फलों से ही बनते हैं, जैसे बादाम है, पिस्ता है, काजू है, अखरोट है, ये सब क्या है सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें सूखे मेवे कहते हैं। इसके बाद है शर्करा, शुगर, चीनी। गुड़ एवं शक्कर दोनों गन्ने से प्राप्त होने वाले उत्पाद है, मतलब जो गुड़ है और शक्कर है ये दोनों पादप उत्पाद है। आपको पता होगा चीनी, आप सोच रहे हैं पादप उत्पाद कैसे, तो ये गन्ने से गुड़ बनाए जाते हैं और गन्ने से ही शक्कर बनाई जाती है। गन्ने की अतिरिक्त बात करें तो चुकंदर से भी शक्कर बनाई जाती है। किससे, चुकंदर से क्या बनाई जाती है, शक्कर बनाई जाती है। तो ये आपको चुकंदर वाला ध्यान रखना, आपको गन्ने वाला सबको पता है, चुकंदर वाला ध्यान रखना है, चुकंदर से भी शर्करा या शुक्र बनाई जाती है। इसके अलावा मसाले की बात करें तो मसाले भी हमें पादपों से ही प्राप्त होते हैं। ये भोजन में अल्प मात्रा में प्रयोग में लिए जाते हैं, मतलब मसाले हमेशा भोजन में कम मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। इसको ऐसे नहीं है जैसे हम अनाज खा रहे हैं तो वो ऐसे अनाज खाए वैसे मसाले खाते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं, कुछ मात्रा में उपयोग किए जाते हैं जो उस भोजन को स्वाद और पौष्टिकता प्रदान करते हैं। जैसे बात करें सौंठ की, हल्दी की, लौंग, सौंफ, काली मिर्च, तेजपत्ता, इलायची, जीरा, ये सब किस में आते हैं, मसालों में आते हैं। इसके बाद है तेल, ऑयल, ये भी हमें पादपों से प्राप्त होता है। देखो तेल पादपों से भी प्राप्त होता है और जंतुओं से भी। जंतुओं में जैसे आपने सुना होगा मछली का तेल, तो ये जंतुओं से भी प्राप्त होता है, लेकिन तेल पादपों से प्राप्त होने वाला है। तेल पादपों से भी प्राप्त होता है, ये भी ऊर्जा की स्रोत है। देखो तेल से क्या प्राप्त होती है, हमें वसा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, वसा, फैट, जिसे फैट बोलते हैं। अनाज से क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। दालों से क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। तेल से क्या प्राप्त होती है, वसा। तेल हमें मुख्यतः विभिन्न पादपों के बीज और फल से प्राप्त होते हैं। या तो तेल किससे निकलेगा, बीज से, या किससे निकलेगा, फल से। ठीक है, जैसे सोयाबीन मैंने बताया था, वहाँ दालों में भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। नारियल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल, सूरजमुखी आदि से हमें तेल प्राप्त होता है। इसके बाद है स्फूर्ति पेय, जो पेय पदार्थ है उनमें भी, जैसे चाय की पत्तियां, इनको सुखाकर क्या प्राप्त की जाती है, चाय। तो आपको कोई पूछ ले चाय किससे प्राप्त होती है, तो चाय पत्तियों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, पत्तियों से। इसमें दो ही प्रश्न बनते हैं, एक तो कॉफी किससे, आपको पता है स्फूर्ति पेय में चाय और कॉफी हम यूज करते हैं, तो आपको ये दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाय किससे प्राप्त होती है और कॉफी किससे प्राप्त होती है। तो चाय तो पत्तियों से प्राप्त होती है, जबकि कॉफी किससे प्राप्त होती है, बीजों से प्राप्त होती है। ये कौवा के बीज होते हैं, इससे कॉफी प्राप्त होती है, और चाय की पत्तियों से सुखाकर चाय तैयार की जाती है। तो यह दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। अब भोजन के स्रोत के रूप में जंतु, मतलब जंतुओं से किस प्रकार के भोजन आपको प्राप्त होते हैं, तो आपको पहला उत्पाद ध्यान है, दूध एवं दूध से प्राप्त उत्पाद, जो किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से। अब दूध कौन नहीं खाता, सब खाते हैं, दूध से बने उत्पाद सब खाते हैं, पनीर खाते हैं, आप मावा खाते हैं, जो सब दूध से बनते हैं। तो आप दूध से उत्पाद खा रहे हैं, इसका मतलब आप मांसाहारी है। क्यों, आप जंतु उत्पाद तो खा रहे हैं, तो जो जंतु और भोजनों से प्राप्त उत्पाद दोनों खाता है वो सर्वाहारी है। तो इसका मतलब आप मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, मतलब कुल मिलाकर सर्वाहारी है। तो आप दूध हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए दूध आवश्यक है। और दूध का जो प्रमुख स्रोत है वो कैल्शियम है। कौन सा खनिज लवण ऊपर आपको प्राप्त होता है, तो कैल्शियम। क्या प्राप्त होता है, दूध से कैल्शियम। दूध से दही, छाछ, मावा, घी, पनीर आदि तैयार किए जाते हैं, आप सबको पता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, दूध से क्या प्राप्त होता है, किसका स्रोत है दूध, तो दूध कैल्शियम का स्रोत है। इसी प्रकार शहद, हनी, हम मधुमक्खियों से दो शहद प्राप्त करते हैं, मधुमक्खियों से प्राप्त करते हैं, और ये स्वाद में मीठा है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं, शरीर के लिए औषधीय गुण पाए जाते हैं शहद में, आपको पता होगा, डॉक्टर भी सलाह देते हैं कभी कभी शहद की। तो ये हमारे लिए लाभदायक कीट उत्पाद है। इस प्रकार शहद भी आपके लिए क्या है, कीट उत्पाद है। तो ये भी किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से। इसके बाद हम बात करें अंडे की, तो कुछ लोग अंडे भी खाते हैं। जैसे अंडे किससे प्राप्त होते हैं, मुर्गी से प्राप्त होते हैं। और इसमें किसका स्रोत है, तो ये कैल्शियम। दूध किसका स्रोत है, कैल्शियम का। अंडे किसका स्रोत है, कैल्शियम और प्रोटीन का। जो अंडे की जर्दी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, तो ये प्रोटीन का स्रोत है। इसके अलावा मांस एवं मछली है, ये भी जैसे बकरी है, मुर्गी है, मछली है, जंतुओं से प्राप्त होता है, यह भी प्रोटीन का स्रोत है। आपको पता है प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत है, वो आपने पढ़े होंगे, पादपों में प्रोटीन के अच्छे स्रोत नहीं है। हाँ, प्रोटीन में केवल दाल एकमात्र है जो जैसे प्रोटीन प्राप्त होता है, लेकिन अधिकांश प्रोटीन है वो किससे, अंडे से प्राप्त होता है, जो मांसाहारी है। और मांस एवं मछली, इनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इन्हीं से प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आरबीसी बोर्ड में 2-3 प्रश्न दिए हुए हैं उनके बारे में, निम्न में से शाकाहारी जंतु कौन सा है, तो जैसे चीता मांसाहारी है, शेर भी मांसाहारी है, कुत्ता सर्वाहारी है, तो हिरण क्या हो गया, शाकाहारी। दाल पौधे का कौन सा भाग है, तो दाल पौधे का बीज वाला भाग है। इसके बाद 5-4 प्रश्न और है जो एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। अब एनसीईआरटी बुक में यहाँ तो भोजन का स्रोत है, और यह भोजन कहाँ से आता है, ये एनसीईआरटी में चैप्टर चलता है, तो इसमें भी 2-4 प्रश्न दिए हुए हैं, वो आपको बता देता हूँ। निम्न में कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, शाकाहारी, मांसाहारी, दोनों गुणों, जिसमें दोनों गुणों वो किस में आएगा, सर्वाहारी में आएगा।
जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं शाकाहारी, जो केवल जंतुओं खाते हैं मांसाहारी, जो जंतु पादप दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं सर्वाहारी। इसके अलावा प्रश्न है मधुमक्खी फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है। मतलब मधुमक्खियाँ हैं फूलों से मकरंद एकत्रित करती है और इसको भंडारित कर लेती है, क्यों ये आपको बताना है। क्योंकि देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है ऐसा क्यों करती है मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद को एकत्र कर इसे भंडारित क्यों करती है, मतलब इसको स्टोरेज क्यों करती है। तो फूल और उसका मकरंद वर्ष में कुछ समय ही उपलब्ध होता है, मतलब वर्ष में कुछ समय ही उपलब्ध होता है, क्या इसलिए। दूसरा मधुमक्खी अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति है, ये तो बिल्कुल नहीं है। इसमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है, ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद भी काम नहीं कर पड़ता, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें सही आंसर है ए, मतलब फूल और उसका मकरंद है वर्ष में केवल कुछ समय ही खिलते हैं और उसी समय उसका मकरंद एकत्रित कर लेती है मधुमक्खियाँ और फिर बाद में खा लेती है। ठीक है, इसके बाद है इसकी 2 एक्सप्लेनेशन दी हुई है वहाँ पे। तो अब आपको ये एक प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कौन से कथन सत्य नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ देखो सत्य नहीं है वो बताने आपको। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो से बड़ी एग्जाम्स होती है उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उपयुक्त कथन में कौन सा सत्य नहीं है कौन सा है, इस प्रश्नों के भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको पता है कोई टॉपिक पढ़ना और तैयारी करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पेपर को मैनेज करना है, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें पेपर का माइंड में घूम जाता है, हमारा पेपर हम कर भी नहीं पाते। तो ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आपको ध्यान में रहे। तो पहला है कथन पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है, बिल्कुल सही हम पढ़ के आए हैं, पौधे और भोजन मुख्य स्रोत है जंतु। सभी पौधों की जड़ तना पुष्प और पत्तियों खाया जाता है, सभी पौधों की मतलब हर पौधे की आप जड़ खा लो तनाई खा लो, जैसे आप खेजड़ी को मान ले तो खेजड़ी की जड़ खा लो तनाई खा लो पुष्प भी खा लो फल भी खा लो पत्तियाँ भी खा लो, सब थोड़ी खाते हैं हम, तो ये सा नहीं है, तो ये हो गया गलत। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने होंगे, मैंने आपको बताया था आपको सरसों है और सरसों का पत्तियाँ भी खाई जाती है और सरसों के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, तो ये बिल्कुल बात सही है। कौवा मांसाहारी जीव है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा कथन जो ऐसा है जो सत्य नहीं है, सॉरी कौवा मांसाहारी जीव नहीं है, कौवा सर्वाहारी जीव है। अभी आपने बताया था कौवा कौन सा जीव है सर्वाहारी, मैंने बताया था कौवा आपको दोनों में मांस भी खाता है और मांस भी खाता है और पादपों से प्राप्त भोजन सामग्री भी खाती है, रोटी भी खा लेता है, तो ये सर्वाहारी है। तो ये एक तो गलत हो गया और ये कौन सा गलत हो गया, ये गलत हो गया, मतलब इसके आंसर हो गया 2 और 4, 2 और 4, ये राइट आंसर हो गया। एक और प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। शेर और बाघ है, ये मांसाहारी है और दूसरे जंतुओं खाते हैं, इसका मतलब इससे मिलान हो गया। शाकाहारी है, ये क्या है पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। जो शाकाहारी क्या है जो पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। पालक और फूलगोभी है, ये दोनों क्या है सब्जियां हैं। दूध पनीर घी दही है, ये सभी क्या है जंतु उत्पाद है, मतलब जंतुओं से प्राप्त उत्पाद है। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। देखो समय लग सकता है, मैं मानता हूँ, इसको थोड़े आप स्पीड में करके देख सकते हैं। अगर आपके पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा आराम से देखें, और अगर आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं पहले पढ़े हुए ये चैप्टर, तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड में 1.5 गुणा किया 100 गुणा की करके आप देख लें, जिससे आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसकी मैं PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको ये भी मैं बता देता हूँ। PDF बाद में कॉमेंट करेंगे कि सर PDF कहाँ मिलेगी, तो आपकी इसकी PDF मिलेगी टारगेट विद MS नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप PDF मिल जाएगी, उसकी आप उपलब्ध करा दूंगा मैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।